गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हिंदी लिटरेचर में नए अध्याय लखनवी अंदाज और लेखक यशपाल के विषय में अध्ययन करेंगे। यशपाल लेखक ये कवि नहीं थे। जो कविता लिखता है, साहित्यकार के दो रूप होते हैं। एक होते हैं रचयिता के रूप में, एक होता है लेखक के रूप में। मतलब जो कविता के रूप में लिखता है या फिर दोनों लिखता है, वो तो साहित्यकार बड़ा होता है। ठीक, वो कविता भी लिखता है और साहित्य भी लिखता है। लेकिन कोई कोई ऐसे लेखककार होते हैं कि केवल लेखन कार्य करते, जैसे मुंशी प्रेमचंद। ये केवल उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधा लिखने में सक्षम थे। कविताएं बहुत कम लिखते थे, लिख ही नहीं पाते थे। इसी प्रकार यशपाल थे। उन्हीं के समकक्ष आज के आधुनिक यशपाल जो हैं मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। इनको डॉक्टर शमशेर बहादुर ने इनको यशपाल को आज का आधुनिक हिंदी साहित्य का इनको बताया था कि इनको ये दूसरे मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्होंने तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, तमाम अलग अलग आधारित उपन्यास उन्होंने लिखा। कहीं राजनीतिक, तो कहीं सामाजिक, तो कहीं व्यक्तिगत, ऐसे तमाम प्रकार के उन्होंने लिखा है। उपन्यास भी लिखे हैं, लेखन भी, और कहानी लेखन कार्य भी किया है। ठीक है। तो यशपाल जी जितने भी जो भी लेख लिखते थे, सर्वप्रथम इनकी शैली की जो विशेषता होती थी वो यथार्थ को निकालना होता था, यथार्थ को स्पष्ट करना है। बनावटी जो लोग वेशभूषा धारण करते, जो बनावटी समाज है या बनावटी जो राजनीति है, कहते कुछ है करते कुछ और है, दिखाई कुछ पड़ते हैं होते कुछ और हैं, ये ऐसे भाव को स्पष्ट करते थे कि बिल्कुल ये एकदम स्पष्ट हो जाए कि ये नहीं बल्कि ये वास्तविक है, ये अवास्तविक है। ठीक है। कि नीरछीर विवेका का गुण था इनके अंदर। जैसे कोई हंस के अंदर जो गुण होते हैं कि कोई जैसे हंस होता है और दूध और जल जब एक में मिला होता है तो क्या करता है हंस, अगर उसके सामने ऐसी स्थिति आती है तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को एक बूंद भी अपने अंदर नहीं जाने देता। ये हंस के मराल के गुण होते हैं। इसलिए नीरछीर विवेका का जो गुण होता है हंस के अंदर होता है। तो यह यथार्थ को जो सही चीज़ होता है उसको ग्रहण कर लिया, दूध को, क्योंकि उत्तम है। ठीक है। तो यहाँ गौण जल है और उत्तम क्या है, दूध है। तो इसी प्रकार से ये यशपाल जी थे मुंशी प्रेमचंद की तरीके से। ये भी यथार्थ के को ही निकालते, यथार्थवादी ये लेखक थे। यथार्थवादी शैली, परमार्जित शैली, देशज विदेशी शब्दों का प्रयोग करना, शिल्प आत्मकथन को उत्तम तरीके से प्रकट करना, कथोपकथन अच्छी तरीके से करना, मतलब जो सबके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। सरल भाषा का प्रयोग करना, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। और यथार्थ को स्पष्ट कर देना भी इनकी विशेषता है। जैसे पर्दा कहानी इन्हीं का है। ठीक। इन्होंने पर्दा कहानी लिखा है। पर्दा के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, बैठ करके बहुत सूट में बैठा, उसका परिवार अंदर भूखों मर रहा है। पर्दा लटका हुआ है, ये अपने आप को दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया रईस आदमी है। ठीक है। देखिए अब ये बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति उनके अंदर साथ साथ बात कर रहा, बहुत खुश है, किसी तरीके से इंतजाम करके उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था बाहर किए रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो पर्दे की आड़ में जो उनके बच्चे हैं गरीबी से बिलबिला रहे हैं। इनका परिवार पूरा गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है। लेकिन ये फिर भी दिखाने के लिए अपने आप को समाज में, अपने आप को दिखाने के लिए तमाम कर्जा ले करके भी अपने आप को दिखा रहे कि बनावटी रईस पर इन्होंने दिखाया। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समय ऐसे 1-2 घंटे बैठ के बातचीत होती रहती है, पर्दा क्या होता है गिर जाता है और पर्दे के पीछे बैठे हुए जितने भी उनके पारिवारिक थे वो उनकी जब स्थिति को देखते हैं तो उस व्यक्ति को बड़ा तो लेखपाल वो यशपाल जी को ये यथार्थ की बातें लिखना बहुत पसंद है। जो यथार्थ है वही ठीक है, जो सही नहीं है उसको हमें दिखाने से कोई लाभ नहीं। जो हमारे पास है, जो हमारे पास हम इस समय हमें वर्तमान में मिला हुआ है, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, जैसे हमें रहना चाहिए,
हमें दिखावटी का रूप धारण नहीं करना चाहिए, प्रेम बनावटी रूप को धारण नहीं करना चाहिए। जो तेरे घर प्रेम है कह के नहीं सुनाओ, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत का भाव। क्योंकि ईश्वर और दूसरा कवि ये सब कुछ सभी जानते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। काल्पनिक कल्पना जो करने वाला जो इसके अंदर समाहित होता है वो सब कुछ जानता है। ठीक है। वेद फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, हृदय फकीरी जो करे साहेब दिल के साथ। अगर आप यथार्थ रूप से हर काम करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपको किसी न किसी दिन प्राप्त होगी। जैसे आप पढ़ाई में ही ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, बनावटी अगर माता पिता को धोखा नहीं देते, अपने गार्जियन को धोखा नहीं देते हैं, तो आप बनावटी तरीके से रहें। जो आपके पास संसाधन उसका उपयोग करते हुए जाकर आप ईमानदारी पढ़ते हैं तो उस संसाधन के साथ साथ, उसकी ईमानदारी के साथ साथ आपको ईश्वर भी आपको उस पर कृपा आप पर करेगा, अवश्य करेगा और आपको सफल बनाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन को आपने देखा है, पीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांत को देखा, कबीर को, विवेकानंद को, इनके सबके आप जीवन दर्शन पढ़े हैं, जीवन व्यक्ति की जीवनी पढ़ी है, कितने भी कठोर कष्ट उठाए महात्मा गांधी के, लेकिन जो भी था इनके पास वो बनावटी नहीं था, वो जो था उनके पास वास्तविक यथार्थ था और यथार्थ ग्रहण करके आज भी ये अमर है। ठीक है। आज भी ये पूजे जाते हैं महापुरुष के रूप में। तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा अगर आप यथार्थ को ग्रहण करते हैं, सही को नहीं ग्रहण करते हैं। तो सही को हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए जो यथार्थ है। लेकिन तो यहाँ पर ये लखनवी अंदाज में जो ये इनका एक कहानी है, उसमें इन्होंने दर्शाया कि बनावटी चीज़ ठीक नहीं है। लहीसपन या किसी चीज़ की बनावटी दिखाना ये बहुत गलत है। इसी पर इन्होंने लखनवी अंदाज कहानी को इस पाठ्यक्रम में प्रदर्शित दिया गया है और ये कहानी यशपाल जी द्वारा लिखित है। ठीक है। अब इनके व्यक्तिगत जीवन की बात, इनका जन्म 1903 में पंजाब में हुआ था और मृत्यु 1976 में हो गई थी। तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को उन्होंने देखा, तमाम राजनीतिक बारीकियों का नज़दीकी अध्ययन किया, सामाजिक परिप्रेक्ष्यों का नज़दीकी अध्ययन किया, व्यक्तिगत विशेषताओं का नज़दीकी अध्ययन किया, तमाम ऐसे जटिल परिवारों का भी नज़दीकी अध्ययन किया, अध्ययन करके अपने साहित्य में अपने कहानी उपन्यास के माध्यम से उसको लिखा। तो उन्होंने देश के पर आधारित उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं जो देशभक्ति की भाव जगाते हैं या जो भी समस्याएं हैं देश की उसके प्रति। राजनीतिक भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, यथार्थवादी कहानी भी लिखे हैं। ठीक है। व्यक्ति के भाववाचक जो होते हैं, भाव रूपी जो कहानी और उपन्यास को भी इन्होंने लिखा है। पर्दा, लखनवी अंदाज, तेरी मेरी उसकी बात, ये सब उपन्यास हैं। झूठा सा, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ठीक है, ये सब यशपाल की बहुत उपन्यास हैं और इनकी कहानी। ठीक है। इसमें सारे यथार्थ की बातें लिखी हैं इन्होंने, यथार्थ की बातें बताई। तो हमें ऐसे ही यथार्थ को हमें जो शिक्षा हम लेते हैं, जो पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि केवल आपको मनोरंजन कराने के लिए हिंदी में, बल्कि आपको ऐसे ही तत्वों को निकालते हैं और एक अच्छे मानव को रूप में बनाने का प्रयास किया जाता है इन्हीं सब शिक्षाओं के माध्यम से, जो आप अच्छाई को और बुराई को समझ सकते हैं, अज्ञानता को ज्ञानता को समझ सकें, अच्छे मार्ग को समझ सकें, अपने जीवन को पहचान सकें। इसलिए इसे पढ़ाए जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी शैली, जो भी बात है, जीवनी, सब आपको इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि आप भी अच्छे ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे आप भी आगे करा सकें, सचेत हो जाए अपने जीवन के प्रति, जागरूक हो। इसलिए आपको इसी बातें। तो इन्होंने ऐसे ही तमाम प्रकार के लेखन कार्य किए हैं यशपाल जी ने, और लेखन कार्य करने के बाद ये पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित किया गया। तेरी मेरी उसकी बात पर भी इनको क्या दिया गया है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ये 2 बार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार
पा चुके हैं। ठीक है, दिव्या पर भी इनको एक उपन्यास पर भी इनको एक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो लखनवी अंदाज जो है इसी यथार्थवादी कहानी पर आधारित है कि ये बनावटी जो रईसपन दिखा रहे हैं उस पर इन्होंने व्यंग किया है यशपाल जी ने। तो लखनवी अंदाज का अर्थ होता है रईसपन दिखाना, बनावटी रईसी दिखाना। ठीक है, बड़ी चीज़ आपको अपने आप की बड़ाई दिखाना, इसी में ये आधारित ये कहानी है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, आपको इसकी भूमिका के विषय में हमने बता दिया। ये एक यथार्थ पर आधारित है जो बनावटी को निकालने का और यथार्थ ग्रहण करने का शिक्षा दे रहे हैं, और जो रईसपन दिखाया जा रहा है इस पर इन्होंने कटाक्ष किया है, एक बनावटी रईसपन पर कटाक्ष किया गया है लेखन। तो यहाँ पर एक कैसे इस कहानी को तैयार किया, किस माध्यम से, किस शैली में, इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। ठीक, ये क्या है कि पैसेंजर खड़ी है स्टेशन पर और वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, येलो सिग्नल हो चुका है, तभी पुकार रही है, इंजन आवाज़ कर रहा है कि तुम सब तैयार है आगे बढ़ने के लिए। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। मतलब श्रेणियाँ कितनी होती हैं रेल में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड क्लास स्लीपर होता है। ठीक है, उसमें आराम से व्यक्ति बैठ करके सीट बुक करके आ जा सकता है। फर्स्ट में एसी युक्त होता है, इसमें सारी सुविधाएँ आपको प्राप्त हो सकती हैं, खाना पीना भोजन हर चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्लास की बात कर रहा है कि सेकंड क्लास की सीट की दाम अधिक है। ठीक है, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। फिर भी उसने क्या लिया कि मध्यम जो सीट थी रेल में उसको इन्होंने बुक करा कर ले लिया, मतलब अपनी एक सीट बुक करा लिया। ठीक है, समय दूसरे एक शहर से दूसरे स्थान तक इनको जाना था और उसको बुक करा कर टिकट को वो उसी पर बैठ गए। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के ये छोटे डिब्बे खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक की बात और एक लेखक चढ़ गया। लेखक मतलब एक तरीके से बता रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत शैली से कहते हैं, ये व्यक्तिगत रूप में दिख रहे हैं, व्यक्तिगत शैली में। तो ये व्यक्तिगत रूप में इन्होंने लिखा कि मैं उस पर क्या किया, उस पर चढ़ गया। सेकंड क्लास टिकट तो था हमारे पास, लेकिन जब वो थोड़ा ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो दौड़ करके देखा कि एक दूसरी तरफ सेकंड क्लास का एक स्लीपर खाली है, इस पर मैं दौड़ करके बैठ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब जैसे हमने सोचा कि डिब्बा बिल्कुल खाली है, लेकिन वो खाली वाली नहीं था, उस पर एक महाशय बैठे थे। ठीक, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारी बैठे थे। तो ये क्या सफ़ेद पोश क्या है? ये अपने आप को जो बहुत अच्छे बिना जो अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा दिखाते हैं, सफ़ेद पोशी उसे कहते हैं। जैसे नेता होते हैं, ये भी सफ़ेद पोशी होते हैं, लेकिन जितने बहरे होते हैं, जैसे बगुला होता है, जितना भी सफ़ेद होता है उतना ही पाखंडी है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे नेता जितने भी इनकी सफ़ेद पोशी को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, उतने ही झूठ बोलना, प्रपंच करना, आडंबर रचना, राजनीति में ऐसे काम करते हैं, घोटाला करना, तमाम प्रकार के काम करना, इतने छली और छदम बेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहीसी, बनावटी रहीसी व्यक्ति, एक व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र में अपने आप को सज्जन बनाकर बैठा हुआ, सज्जन बनकर बैठा हुआ। ठीक है, सामने से दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब ये बनावटी अंदाज यही है, बढ़िया तौलिया कि कैसे उनका खाना पीना कैसे रहता, अलग रहता सबसे। ये नहीं डिब्बा निकाले पर खाए पिए, पानी पिया, दुआ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से जैसा उनका एक रहन सहन एक नवाबियों का होता है कि खाना खा पी करके क्या करते हैं, तौलियों में हाथ पूछते हैं। ठीक है,
उनका सब अलग अलग सामान रखा रहता है, उस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो ये बनावटी रूप से, ये बनावटी है, वैसे नहीं थे नवाबी, लेकिन इनका कार्य क्या था, नवाबी था, जो कि ये गलत है। ठीक है। फिर दिव्य में हमें हमारे शासक उठ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन की असंतोष दिखाई दिया। वो सोचा कि अगर लेखक कहता कि अगर मैं वहाँ से चला जाता तो मैंने देखा, अनुभव किया कि वो जो व्यक्ति बैठा था उसमें असंतोष दिखाई, मतलब दुख होने लगा, विक्षोभ बना कि तुम बैठो, जाने की तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी सीट हमारी खाली है, बुक है, लेकिन तुम सब बैठ सकते हो, बैठे रहिए, कहीं जाइए नहीं, हम भी 2 लोग हो जाएंगे। ठीक है। और उसको अपनी रईसी भी तो दिखाना था। तो यहाँ पर ये वहाँ पर फिर वो उस डिब्बे से उठ करके वो बाहर नहीं गए, दूसरे डिब्बे में नहीं गए। फिर देखिए, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे पदार्थ उमर का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि ऐसे बैठे हुए हैं, सज्जन जो सामने बैठा हो कि ये भी कोई किसी कहानी की सोच रहा हो, कोई चीज़ दिख रहा हो, किसी विषय में सोच रहे हो। ठीक है। या खीरे जैसे पदार्थ उसको सर्व करते देखे जाने के संकेत में। ठीक है। या फिर जो कि खीरा तौलिए पर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि खीरे खाने जा रहे थे और हम वहाँ पर आकर के इनको देख लिया और इनको बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे खीरे में नज़र कहीं लग जाए, मैं इसको खाऊंगा ना, तो इसलिए असंतोष है। दोनों स्थिति में अब ये क्या हुई, दोनों बात को सोच करके जो लेखक था ये स्वतः ही भ्रम में पड़ गया, आश्चर्यचकित में पड़ गया कि सज्जन में जो सामने बैठा है ये किस प्रकार इतना शांत रूप से बैठा हुआ, इसे असंतोष क्यों दिखाई दे रहा। अब ये स्वतः ही सोच रहे हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर असम्मान में आंखें चुरा ली। जब उनको असंतोष देखा तो क्या किया, हमने अपनी नज़र हटा लिया, नीचे की तरफ झुका लिया और कुछ पढ़ने लगे, कुछ सोचने लगे। ठीक है। फिर क्या हुआ, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कहा कि बेकार में बैठे रहने से अच्छा कि मैं कोई न कोई कल्पने में लग जाता हूँ। फिर नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास में टिकट खरीद लिया। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नवाब साहब का असुविधा संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। ये क्या करने लगे, जो सामने बैठे थे सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष, उनके विषय में उनके क्यों संकोच इनको हो रहा, क्यों असंतोष हो रहा है, इसके विषय में जो लेखक था वो क्या करने लगा, अनुमान करने लगा। ठीक है। और उनके विषय में सोचने लगा कि ये जो ऐसा तो नहीं कि मैं आकर बैठ गया हूँ, कि उन्होंने सीट को बुक कराया था और सोचे थे कि अकेले होकर के अपने खाते पीते हुए अपने आराम से हम इस ट्रेन से सेकंड क्लास में बैठ करके अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। लेकिन हमारे आने से ऐसा तो नहीं है कि इनके मन में असंतोष दिखाई पड़ने लगा। इस विषय में सोचा लेखक ने। फिर नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करते अनुमान से किफायत विचार से सेकंड क्लास की टिकट खरीद लिया और अब गवाह न हो कि सारे कोई सफ़ेद को उन्हें मुझे दर्जे में सफर करता देखिए। ठीक है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये यूँ ही सेकंड क्लास में बैठे हैं अगर मैं, लेकिन कहूँ ऐसा तो नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि मैं नवाब हूँ, एक बहुत बड़े घराने का हूँ, तो मैं सेकंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था। तो ऐसा ये व्यक्ति मेरे विषय में कुछ सोच तो नहीं रहा है, तो ऐसा ना लगे कि हम पर हंसे, इसलिए इसमें असंतोष दिखाई पड़ रहा है, लगता है। तो ये लेखक जो है कई प्रकार की बातें इस नवाब के विषय में सोच रहा है। फिर देखिए, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरा खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोत के सामने खीरा कैसे खाएं। ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि ये अकेले यात्रा करने के लिए खीरा खरीदा होगा और खीरा काट करके ये अकेले यात्रा करके खाने के लिए इसको रखा है तौलिए पर और खाने के लिए तैयार थे और मैं आ गया। और ऐसा तो नहीं कि मुझे देख करके ये संकोच कर रहे हैं, ठीक, कि इनके सामने हम भद्र पुरुष के सामने मैं खीरा कैसे खाऊं। ठीक है। इतना बड़ा आदमी होकर के
मैं एक नवाब होकर के, एक बहुत रईस घर का होकर के उनके सामने खीरा काट कर कैसे खाऊँ। मुझे इस पास एक नौकर होना चाहिए जो ला करके देना। नौकर जो यथार्थ में होता है उसके पास भी नौकर होते हैं, समय समय पर उसको पूछते रहते हैं, उसके सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन ये नवाबी नहीं है कि हम नवाब भी हैं और अकेले काम कर रहे हैं, ये कैसे, ये तो गलत है। तो ये समझ गया कि ये रंगा सियार है, ठीक है, कि मतलब ये भेष जो शेर का है बनावटी और जो वास्तविक है ये सियार का। ओके, तो यहाँ तक हम आज जिस कहानी का अध्ययन कर लिया है, इस अनुच्छेद तक। अगले वीडियो में हम आपको आगे का अनुच्छेद बताएंगे, उस पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तब तक इतने अनुच्छेद को पढ़िए और जो हमने व्याख्यान दिया उसके विषय में समझिए और इन वीडियो को पढ़ करके अपने जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसको बनाइए, उसके अमल में लाइए और एक किसी देश को ग्रहण कीजिए। थैंक यू।